नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। इसमें देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का विकास किस तरह से हुआ था और इसको लागू कब किया गया था। एक्चुअली में पंचायती राज व्यवस्था का विकास भारत में ब्रिटिश टाइम से ही स्टार्ट हो गया था। एक्चुअली में भारत में एक गवर्नर जनरल और वाइसराय हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड रिपन, जो 1880 से 1884 तक यहाँ पे रहा था। तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1982 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधित प्रस्ताव दिया जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी इन्होंने पहली बार पहल की स्थानीय स्वशासन का। अब ये स्थानीय स्वशासन होता क्या है? एक्चुअली में जो हमारा देश है वो ग्राम प्रधान देश है। यहाँ पे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो रहते हैं वो गांव में रहते हैं। उस समय ब्रिटिश टाइम में भी बहुत ज़्यादा लोग गांव में ही ज़्यादा आबादी था। शहरों की संख्या बहुत कम थी क्योंकि उस समय शहर में बहुत कम लोग रहते थे। तो गांव का विकास करने के लिए जो गांव में लोग रहते थे वो आपस में इन्हीं गांव में से लोग जो थे एक अपने प्रधान को चुन लेते थे। जैसे कि यहाँ पे ये प्रधान को चुन लिया, एक गांव वाले अपने बीच से ही एक प्रधान को चुन लिया और इस प्रधान को जो फंड आता था गवर्नमेंट के तरफ से, जो गवर्नमेंट मदद करता था इनको, वो इनके थ्रू, क्योंकि इनमें से गांव के जो व्यक्ति थे उनके द्वारा ये व्यक्ति को चुन लिया जाता था, एक व्यक्ति को, और गवर्नमेंट के तरफ से जो भी सहायता मिलती थी ये व्यक्ति यहाँ पे विकास का काम करता था। इनके माध्यम से ये लोग खुद इनसे करवाते थे। तो इस तरह से स्थानीय स्वशासन, ये खुद का शासन व्यवस्था को स्वशासन व्यवस्था कहते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो एक स्वशासन व्यवस्था है, जो कि जैसे ग्राम में, गांव में इस तरह की व्यवस्था ग्राम के पंचायत में होती है। तो पंचायत लेवल का यानी चुनाव, वहाँ के गांव के लोग अपने में से एक को चुन लिया और सरकार के तरफ से जो फंड आता है, सरकार जो सहायता करती है, उसमें से एक ग्रामीण अपने गांव का यानी अपने पंचायत का विकास करते हैं। तो इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी तो वो ब्रिटिश टाइम में लॉर्ड रिपन के टाइम में। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। एक्चुअली में महात्मा गांधी का कहना था कि अगर हिंदुस्तान में हर एक गांव में कभी पंचायती राज कायम हुआ तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी व्यक्ति दोनों बराबर होंगे, या यूं कहिए कि ना तो कोई पहला होगा ना आखिरी। स्वतंत्र भारत में पंचायतों को पुनः स्थापना का श्रेय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही जाता है। अब जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, आज़ादी मिलने के साथ ही राज्यों में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके तुरंत बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश में और उसके बाद बिहार में स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने, गांव के लोगों की उसमें भागीदारी बढ़ाने, कल्याणकारी योजनाओं में गति लाने तथा स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे विवादों के आपस में सुलझाने के उद्देश्य से बिहार पंचायती राज अधिनियम 1947 का गठन हुआ बिहार में। इस अधिनियम को 1948 में पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। यानी सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून बनाया गया। उसके बाद बिहार में पंचायती राज अधिनियम 1947 का गठन हुआ। इस अधिनियम को 1948 में पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत का कार्यकाल 3 वर्ष, यानी जो अभी 5 साल का होता है वो उस समय जब बिहार में 1948 में जो पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था उस समय 3 वर्ष का होता था इसका कार्यकाल। उम्मीदवारों की उम्र की सीमा कम से कम 25 वर्ष तथा मतदाताओं की उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई। बाद में ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष और उनके उम्मीदवारों की उम्र सीमा कम से कम 21 वर्ष और मतदाताओं की उम्र की सीमा कम से कम 18 वर्ष निर्धारित की गई, जो आज भी लागू है।
संयुक्त बिहार झारखंड सहित ग्राम पंचायत का चुनाव सबसे पहले 1952 में हुआ, उसके बाद 55 में, क्योंकि 3 साल के बाद हुआ, फिर 55 से 58, फिर 58 से 62, फिर 65, फिर 72 और 78 में हुआ। तो इस तरह से जब देश आज़ाद हुआ था तो कुछ राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में जैसे अधिनियम लागू हो गया 1947 में, पंचायती राज अधिनियम 48 में लागू कर दिया गया, और यहाँ पे 3 सालों के लिए ये व्यवस्था थी, यानी 3 सालों तक के लिए ऐसा होता था, जो चुनाव होता था, जो जीत गया वो 3 साल के लिए प्रत्याशी वहाँ पे होते थे। तो सबसे पहले 52 में इसका चुनाव हुआ था और 78 तक ये चलता रहा। उसके बाद जब भारत का संविधान लिखा गया, क्योंकि 47 के बाद 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, तो मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की चर्चा अनुच्छेद 243 में की गई है। भाग 9 में पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 से 243(9) यानी 243 से 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित उपबंध है। यानी जब संविधान लागू हुआ तो उसमें पूरी व्यवस्था नहीं है, संविधान के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि पंचायती राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ उसमें उपबंध जरूर छोड़ दिया गया, कुछ चीज़ उसमें छोड़ दिया गया कि पंचायतें नामक एक शीर्षक दे दिया गया था भाग 9 में, जो कि अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित कुछ उपबंध था। यानी पूरा क्लियर नहीं था, संविधान में कुछ ऐसा क्लियर नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ इसमें दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिस समय, 1952 की बात है, इन्होंने योजना आयोग के द्वारा एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया। कब? 1952 में। और दूसरा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम शुरू किया 1953 में। अब ये चीज़ इन्होंने किसने किया? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम यही था सेम, यानी किसी समुदाय यानी ग्रामीण आबादी को थोड़ा सा जो डेवलप नहीं था, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जो हमारा देश था वो ज़्यादा डेवलप नहीं था, उस समय गांव की जो स्थिति थी और ख़राब थी, तो उसी को डेवलप करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1952 और 53 में। उसके बाद 1957 में ये दोनों योजना थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। इसकी अध्ययन के लिए ये किस तरह से काम किया है या इसमें सुधार की ज़रूरत है या क्या है, तो इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। अब बलवंत राय मेहता समिति को बोला, भाई आप देखो जो हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम या राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो चलाया है वो सक्सेस हो रहा है या नहीं, ये ठीक है या नहीं, या इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो आप मुझे इसमें जांच करके कोई रिपोर्ट बताइए। अब जब ये समिति बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जो स्टडी करने के बाद, तो इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था लागू करने पर बल दिया, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नाम दिया गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति का क्या नाम दिया गया? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया, यानी एक जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। अब 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान कर दी गई। बोला ठीक है, मेहता जी का जो कमेटी है वो सही है, इसको हम मंजूरी देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इनकी जो सिफारिश थी इनको मंजूर कर दिया गया। तो क्या थी, एक बार फिर से नज़र डालते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को
मेहता समिति की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नाम दिया गया। क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, समिति ने ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की सुझाव दिया, जो इस प्रकार है। ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। तो ये किसका दिया हुआ है? बलवंत राय मेहता समिति का। किसने इसको मंजूर किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता कमेटी का जो सिफारिश थी पंचायती राज व्यवस्था का, उसको मंजूरी दिया गया। अब जैसे ही बलवंत राय मेहता कमेटी का मंजूरी दे दिया गया राष्ट्रीय विकास परिषद की तरफ से, फिर 2 अक्टूबर 1959 को उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया। इसका शुभारंभ कहाँ से किया? तो राजस्थान के नागौर जिले से, जो एक गांव था जिसका नाम था बगदरी गांव, वहां से इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। यहाँ से इन्होंने शुरुआत की। नागौर डिस्ट्रिक्ट है ये राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? राजस्थान से। कौन से डिस्ट्रिक्ट? नागौर जिले से। एक गांव था, कौन से गांव? बगदरी गांव से। इसके बाद क्या हुआ कि 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो ये चाहते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंदर कुछ बदलाव करना। तो इन्होंने एक समिति का गठन करता है जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। इनको बोला भाई स्टडी करो, इसमें कुछ ज़रूरत है पंचायती राज व्यवस्था में कुछ चेंजिंग करने की, तो वो बताओ। तो ये समिति जो है अशोक मेहता समिति, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। पहला मंडल पंचायत, दूसरा जिला पंचायत। इन्होंने क्या किया कि ग्राम पंचायत को कट कर दिया, इनको जगह ही नहीं दिया। इन्होंने जिला में जिला परिषद, मंडल में मंडल पंचायत। तो इस समिति के सुझाव को लागू नहीं किया गया, यानी इसको लागू नहीं किया गया। फिर क्या हुआ? 1985 में एक और समिति का गठन किया गया जिसका नाम है राव समिति। 1985 में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन हेतु उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था की सिफारिश के लिए राव समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की। इस समिति के द्वारा 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। क्या क्या सुझाव दिया इन्होंने? राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। यानी राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया था। तो राव समिति ने, इस समिति ने ग्राम पंचायत में नियमित चुनाव की भी सिफारिश की थी। इस समिति के सुझाव को लागू नहीं किया गया, यानी अब इस समिति के भी सुझाव को लागू नहीं किया गया। फिर 1987 में एक और कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम है सिंधवी समिति। 1987 में डॉक्टर M.L. सिंधवी की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने पंचायतों की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तथा पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंधवी समिति ने क्या सिफारिश की थी कि पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा पंचायतों के पुनर्गठन की सिफारिश की। फिर 1988 में तुरंत 1 साल बाद एक और समिति का गठन होता है जिसका नाम है पीके थुंगन समिति। 1988 में गठित पीके थुंगन समिति के पंचायती राज व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने हेतु उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की। इस समिति के सुझाव के आधार पर 1989 में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, परंतु राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से यह विधेयक पारित नहीं हो सका। फिर पीके थुंगन समिति ने बोला कि आपका जो अभी का जो पंचायती राज व्यवस्था है वो ठीक है,
लेकिन इसका नियमित रूप से लागू नहीं हो रहा है, यानी इसका पालन नहीं हो रहा है। जिस राज्य को मर्जी है वो लागू करता है, जिस राज्य को मर्जी हुआ नहीं लागू किया। अब आप इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दो, संविधान में एक नियम बना दो कि ऐसा करना होगा, तो सभी के सभी राज्य इसको पालन करेंगे, तो ये ठीक है। तो इस समिति का जो है पीके थुंगन समिति का ये सिफारिश को लागू करने का प्रयास किया गया। तो इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए संविधान में इसे लागू करने के लिए एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उसको राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण ये पारित नहीं हो सका। तो राजीव गांधी ने देश की पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त किया। राजीव गांधी का मानना था कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था सफल नहीं होगी तब तक निचले स्तर तक के लोकतंत्र नहीं पहुंच सकता। उन्होंने अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था का पूरा प्रस्ताव तैयार करवाया। राजीव गांधी की सरकार की ओर से तैयार 64वें संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करवाया। राजीव गांधी ने 64वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दिया था, लेकिन ये राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद सरकार हट जाता है राजीव गांधी का। फिर बाद में जब नरसिम्हा राव सरकार, कांग्रेस की फिर सरकार आती है, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, तो फिर संविधान संशोधन उसी को लागू किया जाता है, जिसको 73वां संविधान संशोधन विधेयक को पारित करवाया और 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया। अब क्या किया, नरसिम्हा राव ने इसको संविधान में लागू करवा दिया गया, यानी इसका प्रयास किसने किया था? राजीव गांधी ने इसको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए उसने संविधान संशोधन विधेयक को लाया था, लेकिन क्या हुआ, राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण ये पारित नहीं हो सका। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार बदल जाती है। उसके बाद फिर कांग्रेस का जब सरकार आता है तो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो जाता है। इसी के साथ पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। अब इस तरह से संविधान में पंचायती राज व्यवस्था आ जाता है, जिसमें कि ग्राम स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दिया जाता है। अब ये 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1993 में क्या प्रावधान किया गया था वो हम देखते हैं। पहला तो 3 स्तरीय ढांचे की स्थापना, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना, हर 5 साल में पंचायतों के नियमित चुनाव, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात पर सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, राज्य चुनाव आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन, पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करना, पंचायत के भंग होने पर 6 माह के भीतर उसका निर्वाचन आवश्यक। अब 73वां संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियां और अधिकार इस प्रकार होते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन करना। यानी इसमें क्या हुआ कि राज्य सरकार को इसमें पावर दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। वो इसमें जो विभिन्न कार्य उल्लेख किया गया है इसमें पंचायती राज व्यवस्था में, वो उसका जो जिम्मेदारी जो सौंपा गया है वो राज्य सरकार को दिया गया है। कर, ड्यूटीज, टोल, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार दिया गया। राज्यों द्वारा एकत्र करों, ड्यूटी, टोल्स और शुल्कों का पंचायतों में हस्तांतरण करना,
ये सारे चीज़, कई सारे पावर दिया गया जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 73वें संविधान संशोधन 1993 को। अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंदर एक जिला के अंदर जो होता है जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दूसरा पंचायत समिति एक ब्लॉक लेवल पे, और ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पे। एक्चुअली किसी स्टेट में जो जगह का जो डिवीज़न किया जाता है वो एक्चुअली किसी स्टेट के अंदर क्या होता है? एक डिस्ट्रिक्ट होता है। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है? ब्लॉक होता है, और उस ब्लॉक के अंदर क्या होता है? विलेज होता है। तो इस तरह से स्टेट का जो डिवीज़न किया जाता है वो इस तरह से, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होना चाहिए जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए पंचायत समिति, और विलेज गांव लेवल पे एक ग्राम सभा होनी चाहिए। तो इस तरह से इलेक्शन होता है, इन सभी का इलेक्शन होता है। जिला में जिला परिषद होता है, तो कई जिला परिषद मिलके एक जिला प्रमुख होते हैं। पंचायत समिति में कई सारे पंचायत समिति मिलके पंचायत प्रमुख होते हैं। और ग्राम पंचायत के अंदर मुखिया बनता है, प्रधान यानी जिसे प्रधान भी कहा जाता है। उसके बाद सरपंच होता है। उसके बाद कुछ वार्ड में डिवाइड किया जाता है पंचायत को। पंचायत मतलब ग्राम में, गांव में पंचायत लेवल पे पंचायत होता है। पंचायत के जो प्रधान होते हैं वो मुखिया या प्रधान होता है। उसके बाद सरपंच होता है। उसके बाद वार्ड और पंच होता है। इस तरह से पंचायत को वार्ड में डिवाइड किया गया है। यानी एक ग्राम में ग्राम पंचायत होगा, और ग्राम पंचायत में कई सारे वार्ड होंगे, तो उसमें वार्ड के लिए भी इलेक्शन होता है। हर वार्ड के एक एक मेंबर होते हैं। वार्ड में ही एक पंच होता है। तो इस तरह से जो है पंचायती राज व्यवस्था को डिवाइड किया गया है। उसी तरह इसके पैरेलल एक सरकारी व्यवस्था जिसमें कि सरकारी ऑफिसर होते हैं, जिसमें जिला लेवल पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वही ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जिसको बीडीओ कहा जाता है। उसी तरह ग्राम लेवल पे ग्राम सेवक होता है। ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, ये इनके विकास में काम करते हैं। जिला स्तर पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, ये इसके साथ विकास में हाथ बटाते हैं। और ब्लॉक लेवल पे बीडीओ होते हैं, वो हाथ बटाते हैं, और गांव लेवल पे ग्राम सेवक होते हैं। तो इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में प्रावधान किया गया है। अब हम बात करेंगे पंचायतों को कितने विषयों पे काम करने का अधिकार दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, और जिसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई है। वो 29 विषय क्या क्या हैं जिस पे वो कार्य कर सकते हैं। पहला, कृषि और कृषि विस्तार, भूमि सुधार, भूमि सुधारों को लागू करना, चकबंदी, भूमि सुरक्षा, लघु सिंचाई, लघु जल व्यवस्था, पशुपालन, डेयरी पालन, मछली पालन, सामाजिक वानिकी, फार्म फॉरेस्ट्री, लघु वन उत्पादक, लघु उद्योग, खादी ग्राम कुटीर। तो इस तरह से कई सारे इसमें जो है 29 विषयों पे पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार दिया गया है कार्यों की। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने कार्यों का प्रावधान किया गया है। तो 29 कार्यों का, जिसका लिस्ट इस प्रकार है। जब पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा दे दिया गया तो उसमें एक वित्त आयोग का भी प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगा, क्योंकि ये राज्य सरकार का मैटर होता है पंचायती राज व्यवस्था। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का, इसको त्याग पत्र भी ये राज्यपाल को ही दे सकते हैं। कार्यकाल से पूर्व हटाने के अधिकार राष्ट्रपति को है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान
कौन से अनुच्छेद में है, तो 243 आई के अंतर्गत है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। त्यागपत्र किसको दे सकता है, ये राज्यपाल को दे सकता है, राज्यपाल को दे सकता है। और कार्यकाल से पूर्व हटाने के अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। एक्चुअली में वित्त आयोग क्या होता है, जैसे कि राज्य वित्त आयोग की बात की गई है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, तो एक होता है केंद्रीय वित्त आयोग, यानी भारत के जो वित्त आयोग होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि 22 नवंबर 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन A.K. सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 तक होनी थी, लेकिन 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 बनाई गई। इसकी सिफारिश को 1 फरवरी 2020 को संसद के पटल पे रखा गया था। वित्त आयोग द्वारा 2021 से 2026 की अवधि के लिए दूसरी रिपोर्ट में अन्य सुझाव दिए जाएंगे और इस अंतरिम रिपोर्ट को 30 अक्टूबर 2020 तक राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। अब बात करेंगे एक्चुअली में वित्त आयोग का कार्य क्या होता है। वित्त आयोग का कार्य यह होता है कि जो सरकार के पास धनराशि होती है उस धनराशि को बताता है वित्त आयोग कि किस मद में कहाँ पे खर्च किया जाए। ये एक तरह का फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है जो कि हमारे पास जो इनकम है उसको किस में लगाया जाए, कौन से परियोजना पे कितना धनराशि को खर्च करनी चाहिए जिससे कि देश का या राज्य का विकास अच्छी तरह से हो। ये एक तरह के इस वजह से वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसी तरह से पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। जैसे कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा 2015 से 20 की अवधि के लिए गांव में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 5 वर्षों के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक ग्राम पंचायतों को आवंटित किए जा चुके हैं। तो यानी ये बताता है कि भाई इसमें आप खर्चा करो, गांव में परियोजनाओं पे खर्चा करो, तो इस तरह से ये एडवाइस देती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सरकार वित्त आयोग के जो एडवाइस है उसको माने ही, वो सरकार बाध्य नहीं है इसके एडवाइस को मानने के लिए, लेकिन इनसे एडवाइस सरकार ले सकती है और इसी के एडवाइस पर जनरली काम करता है। अब बात करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। जनरली जो हमारा जो बाकी एमएलए का, एमपी का जो इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, वो भारत सरकार का होता है। लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो इलेक्शन होता है उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। एक्चुअली में 73वें और एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधीन प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों के चुनाव निष्पक्ष वो समय पर करवाने हेतु पृथक से राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई। राज्य की पंचायतों को समस्त निर्वाचनों एवं नगर पालिकाओं के समस्त निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत सरकार के संविधान अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 246 ZA के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। इसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरफ सांसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन जुलाई 1994 में किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्य काम क्या होता है, ये संविधान में इसका कार्य निहित है कि जो नगर पालिका और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग चुन के आते हैं उनका चुनाव करवाना। जैसे एमएलए एमपी का जो चुनाव करवाता है वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो कि भारत सरकार का होता है, बट इसका स्टेट इलेक्शन कमीशन
तो इसी तरह इसमें भी एक चुनाव आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, और इसको हटाने का जो अधिकार है वो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अब बात करेंगे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस मनाने का कारण क्या होता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का कारण क्या था कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसी वजह से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 से 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन कई तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार, पंचायतों के सभी 3 स्तरों के लिए समान और विषयगत श्रेणियों में, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायतों को एक ग्राम सभा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं जिससे पंचायती राज व्यवस्था को और डेवलप किया जा सके। हमारे देश में 2,54,000 पंचायतें हैं, जिनमें 2,47,000 ग्राम पंचायतें और 6283 ब्लॉक पंचायतें और 595 जिला पंचायतें शामिल है। देश में 29 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधि हैं। तो यानी हमारे पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार बहुत ही व्यापक रूप से है। जब 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था लागू किया गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया तो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, यानी किस स्टेट में, किस राज्य में लागू किया गया था? तो मध्य प्रदेश में इसको लागू किया गया था। अब थोड़ा सा हम शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं 74वां संविधान संशोधन के बारे में। एक्चुअली में जब गांव के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया तो ये भी महसूस किया गया कि शहरों को भी थोड़ा सा स्वशासन के लिए बनाया जाए। इस वजह से शहरी स्थानीय निकायों के लिए समान ढांचा प्रदान करने के लिए और स्वशासन के प्रभावशील प्रजातांत्रिक यूनिटों के रूप में निकायों के कार्य को सुदृढ़ बनाने में सहायता देने के लिए संसद में 1992 में नगर पालिकाओं के संबंध में संविधान संशोधन 74वां अधिनियम 1992 अधिनियमित किया गया। 74वां संवैधानिक संशोधन भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संशोधन के माध्यम से भाग 9 को जोड़ा गया एवं 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। यानी कुल मिला के ये हुआ कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि शहरी क्षेत्र में आता है। पंचायती राज व्यवस्था क्या था, वो ग्रामीण इलाकों के लिए था, जबकि शहरी इलाकों के लिए नगर पालिका था। इसको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। कब? 1 जून 1993 को ये प्रभावी हुआ। अब इसमें क्या किया गया, थोड़ा सा हम देखते हैं 74वां संविधान संशोधन के बारे में। भारतीय संविधान में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया एवं 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। अनुच्छेद 243 तो यानी 243 पी से 243 य 6 यानी 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए। संविधान के अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाओं के 3 स्तरों के बारे में उपबंध है, यानी नगर पालिकाओं के 3 स्तर के बारे में उपबंध है। पहला नगर पंचायत। नगर पंचायत के श्रेणी में ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है जो गांवों से शहरों में परिवर्तित हो रहा है, उसे नगर पंचायत कहा जाता है। नगर पालिका परिषद जैसे छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित किया जाता है। तीसरा नगर निगम
बड़े नगरीय क्षेत्रों महानगरों में गठित की जाती है। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के 18 विषयों की सूची दी गई है। नगर पालिकाओं की सभी सीटों को नगर पालिका निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा। प्रत्येक नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीट आरक्षित की जाएगी। आरक्षित सीटों की संख्या 1/3 से कम नहीं होगी। राज्य के विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं को कर लगाने और ऐसे करों, शुल्क, टोल और फीस इत्यादि को उचित तरीके से एकत्र करने के लिए अधिकृत कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 3 स्तरीय में एक नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद यानी नगर पालिका परिषद, इसके बाद नगर निगम देख सकते हैं आप, बड़े बड़े शहरों में नगर निगम होता है। संविधान में नगर पालिकाओं के लिए 18 बड़े कार्यों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार इस लिस्ट में है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।